स्वागत है आपका वत्स विद्यार्थी क्लासेस में। और कल की क्लास में हम लोगों ने बात करी थी केमिकल इक्वेशन की। आज की क्लास में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, कि केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, इसकी भी बात करेंगे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो मैंने आप लोगों को कल होमवर्क दिया था, आप लोग में से किसी बच्चे ने मुझे लगता है किया नहीं है, क्योंकि 6-7 बच्चों ने मुझे मैसेज किया है, लेकिन बाकी बच्चों ने अभी लगता है देखा नहीं ठीक से, या उन्हें लग रहा होगा कि कई बार क्या होता है कि बच्चा वीडियो पूरा नहीं देखता है। पूरा देखिए, काम की चीज़ है, पूरा देखिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देखिए बस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में एनसीईआरटी में जो रिएक्शन में एनसीईआरटी सामने मेरे पास रखा हुआ है, मैं इसको देख के पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि 10th में क्या क्या टॉपिक है। तो पहला है इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? देखिए, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा कंपाउंड, मान लो जैसे लेफ्ट साइड में दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, अगर सिंगल प्रोडक्ट, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब चाहे तो डेफिनेशन लिखिएगा। देखिए, when two or more reactants combine to form a single product, मतलब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें। When two or more reactant combine to form a single product, then this type of reaction is known as combination reaction. अब जैसे एग्जांपल लिया जाए, CaO सॉलिड है प्लस CO2 गैस है, या जो एनसीईआरटी में दिया है वही ले लेते हैं, H2O लिक्विड है। अब दो कंपाउंड है, CaO एंड H2O, ठीक है। अब ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है CaOH ट्वाइस। अब देखिए क्या हुआ है इसके अंदर। CaO सॉलिड था, सॉलिड टुकड़ा था एक, उसको पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया ऐसे, ठीक है, बाल्टी में, लोटे में, जिसमें मग में आपके पास जो जहाँ भी था, पानी में ऐसे डाल दिया। पानी में डाल दिया तो ये बन गया। लेकिन क्या पानी सब गायब हो गया? नहीं, पानी है, अगल बगल है। तो अगर अगल बगल पानी है तो इसका मतलब ये एक्वस सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है? एक्वस सोल्यूशन। और साथ ही साथ इस रिएक्शन में कुछ हीट भी रिलीज होती है। ठीक है। तो हीट जब रिलीज होती है तो उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। कैसा रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नंबर मत डालिएगा, इसी के अंदर ही लिख देते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है कि जब प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज हो रही है, प्रोडक्ट के साथ क्या हो रहा है? हीट रिलीज हो रही है। तो अब इसमें लिखिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, व्हेन देखिए, व्हेन इन अ रिएक्शन when in a reaction
heat is also released along with product. Heat is also released along with product. Heat is also released along with product. Then that type of reaction is known as exothermic reaction. तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज हो रही हो, जैसे अब कुछ और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल और एक्सोथर्मिक दोनों एक साथ दे देते हैं। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है। कार्बन क्या है? कोयला है, कोयला, कोक। इसको आपने जला दिया, कोयले को आपने जला दिया, किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो जब आप कोयले को जलाते हो तो क्या कौन सी गैस निकलेगी? CO2। लेकिन आपको पता है कि कोयले को जलाते हो तो आग वाग निकलती है ना। जैसे आप ठंड का दिन है तो आप देखोगे कि तो आग तापने के लिए लकड़ी जला देते हैं, तो वो क्या है? हीट रिलीज हो रही है। तो एक तरीके से क्या हो रहा है? हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है। तो अब ये रिएक्शन हमारे पास दोनों का एग्जाम्पल है। जैसे ये दोनों जुड़ के ये बनाए तो क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ क्या निकला? हीट। तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ये रिएक्शन हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास H2 गैस है और O2 गैस है, हमने H2O बना दिया, ठीक है। अब जैसे हमको रिएक्शन को बैलेंस करना है तो इधर O2 कितना है? 2 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 2 हो गया। लेकिन अब 2 तो हो गया, लेकिन H2 इधर कितना है? 2 है, इधर कितना है? 4 है, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन H2 को O2 से रिएक्ट कराते हैं तो H2O बन जाता है। ये भी क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है, दोनों जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। लेकिन साथ ही साथ इसमें हीट भी रिलीज हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी हीट रिलीज होती है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि हीट भी रिलीज हो रही है और दो चीज़ें कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन नाम क्यों है? क्योंकि दो चीज़ें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम कॉम्बिनेशन। एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट के साथ क्या रिलीज हो रहा है? हीट रिलीज हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास दूसरा रिएक्शन है जिसको हम बोल रहे हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि एक सिंगल, जैसे कि क्या होता था कॉम्बिनेशन में, क्या था? 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता था। यहां क्या होगा? एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज्यादा क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाएगा। एक सिंगल रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको बोलेंगे हम क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें लिखिएगा when a single reactant decompose to form
डिकम्पोज मतलब टूटना। When a single reactant decompose to form two or more product, when a single reactant decompose to form two or more product, then that type of reaction is known as decomposition reaction. And that type of reaction is known as decomposition reaction. ठीक है। अब एक बात और, मान लीजिए किसी रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट आपने ले लिया, किसी रिएक्शन में आपने कोई रिएक्टेंट ले लिया, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया CaCO3 सॉलिड प्लस इसको थोड़ा गर्म किया, हीट दिया, तो CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस दे दिया। तो भैया ये डिकम्पोजिशन तो है, क्योंकि एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, टूट रहा है, तो डिकम्पोजिशन तो हुआ। लेकिन टूटा कैसे? क्या आप CaCO3 को ऐसे ही रखती है वो अपने आप टूट गया? नहीं, क्या किया आपने? हीट दिया। क्या करा आपने? हीट दिया। तो हीट दिया तो पहली बात तो ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। पहली बात तो ये एक तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही, टूट रहा है। दूसरा, इस टूटने में मदद कौन कर रहा है? हीट। तो जब किसी रिएक्शन को होने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है, जब हम रिएक्टेंट को हीट देते हैं तब वो रिएक्शन होती है, तो उस तरह की रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है। उस तरह की रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आप क्यों ना एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन, ये जरा सा ये लिखकर एंडोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लीजिए। लिखिएगा, when a reaction requires heat for its completion मतलब कंप्लीट होना, for its completion, then that type of reaction is known as endothermic reaction. एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक और बात आती है, अब यहां पर ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक तो है, ये डीकम्पोजिशन भी है, ये एंडोथर्मिक भी है, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये थर्मल डीकम्पोजिशन है। मतलब एक ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट की जरूरत पड़ती है, मतलब एक ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट देकर उसको डीकम्पोज कराया जा रहा है, तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन। तो इसमें लिखिएगा, एक पॉइंट लिखिएगा, थर्मल डीकम्पोजिशन हेडिंग डाल के लिखिएगा। लिखिए, when heat is required to decompose a reactant, when heat is required to decompose a reactant, to form two or more product,
then that type of reaction is known as thermal decomposition. थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया FeSO4 सॉलिड, इसका नाम है फेरस सल्फेट, ठीक है। अच्छा, फेरस सल्फेट को हमने क्या करा, हीट दिया। भाई फेरस सल्फेट तो एक ही कंपाउंड, जैसे आप बोलोगे सर दो है, नहीं मतलब दो है पर एक ही टाइप का है ना, फेरस सल्फेट FeSO4 एक ही टाइप का है। तो ये बनाया क्या, Fe2O3 प्लस SO2 गैस प्लस SO3 गैस, ठीक है। SO2 गैस प्लस SO3 गैस। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है जिसमें आप हीट देकर डीकंपोज करते हैं किसी चीज को, वो हीट दिया तो नाम एंडोथर्मिक, टूटा है तो नाम डीकंपोजिशन, हीट के कारण टूटा है तो नाम थर्मल डीकंपोजिशन। बहुत आसान है कि नहीं। हीट दिया है तो एंडोथर्मिक, टूटा है तो हीट के कारण टूटा है तो थर्मल डीकंपोजिशन। बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो एकदम परफेक्ट है, तैयार कर दिए हो तुम लोग, है ना, सही चल रहा है। एक और एग्जांपल दे दे क्या आप लोग को। जैसे ये फेरस सल्फेट है, इसका नाम फेरिक ऑक्साइड, ये है सल्फर डाइऑक्साइड और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड TRI, ये है सल्फर DI, सल्फर डाई ऑक्साइड, और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। बड़ा बड़ा नाम है इसलिए बोल के सुना दे रहे हैं, आप लोग लिख लेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और इसका नाम फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। एक और एग्जांपल दे आपको, एक और देते, मतलब हम तोड़ेंगे तो डिकम्पोजिशन, हीट देंगे तो एंडोथर्मिक, हीट देकर तोड़ेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। जैसे देखो PbNO3 ट्वाइस, अब हमने इसको बना दिया PbO सॉलिड, ठीक है, प्लस NO2 गैस, कितना 4, ठीक है। अब क्या देखो, ऑक्सीजन बैलेंस है, नहीं एक बैलेंस नहीं, O2 गैस भी बनाना चाहिए हम लोग को। अब देखो क्या ऑक्सीजन, देखो यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर कितना 4 × 2 कितना 8, 8 2 2 कितना हो गया 12, और यहाँ पे 3 × 2 6 × 2 तो 12 हो गया, यहाँ भी 12 हो गया, वहाँ भी 12 हो गया, बैलेंस हो गया। क्या करा आपने, ओह सॉरी एक चीज़ और लिखना है, चलो आप लोग नहीं लिखे हो तो इस पे लिख लेना, आप एरो पे भी हीट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप रिएक्शन के साथ, एरो पर भी हीट लिखा जा सकता है, ठीक है। चाहे तो यहाँ प्लस करके लिख दीजिए, चाहे एरो पे लिख दीजिए, एक ही बात है। क्या हुआ, टूटा, किसमें, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में। अब ये तो 2 से ज्यादा है, तो क्या हुआ, किसकी मदद से टूटा, तो क्या नाम, क्या रिक्वायर्ड हुआ, तो क्या नाम, एंडोथर्मिक। हीट रिक्वायर्ड हुआ तो एंडोथर्मिक, टूटा तो डिकम्पोजिशन, हीट के कारण टूटा तो नाम
थर्मल डिकम्पोजिशन। बहुत बहुत आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। अब बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। थर्ड रिएक्शन है हमारा, थर्ड रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो लिखेगा व्हेन एन एलिमेंट displaces another element from its compound, then that reaction is known as displacement reaction. Then that reaction is known as displacement reaction. क्या हो गया रिप्लेसमेंट? एक को हटाया गया और दूसरा उसकी जगह पे आ गया। जैसे एग्जाम्पल जिंक सॉलिड CuSO4 एक्वस, यहां पे आ गया ZnSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब क्या हुआ यहां पर ध्यान से देखिए, जिंक ने कॉपर को हटाया, कहां से? कॉपर के कंपाउंड से। कॉपर का कंपाउंड कौन था? कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉपर सल्फेट। इसका नाम कॉपर सल्फेट है। जिंक ने कॉपर सल्फेट को, मैंने कल आप लोगों को नाम याद करने को बोला था, मैंने, आप देखिए अगर आप चीटिंग करेंगे तो फिर आप जो है मतलब पूरा मेरा जो टारगेट है कि आप लोगों को पूरा साइंस पढ़ा दूं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से लोग मेरे से जुड़ रहे हैं। जैसे मैंने सोचा कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, तो बहुत से अच्छे अच्छे जो लोग हैं, मतलब अच्छी सोच वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि हाँ ठीक है हम भी करेंगे, तो वो लोग जुड़ रहे हैं। जैसे एक सर हैं लुधियाना के हैं, वो बायो पढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये हुआ कि ठीक है, मैंने तो पूरे साइंस का भी उठाया ही था, लेकिन उन्होंने बोला बायो, मैंने देखा कि बायो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, तो मैंने कहा कि चलिए बायो आप पढ़ाइएगा, मैं भी पढ़ाऊँगा, वो भी पढ़ाएंगे, मतलब एक ही चैप्टर को हम दोनों लोग पढ़ा देंगे। अब जैसे मैं, एक सर बोल रहे थे कि मैथ्स पढ़ाएंगे, तो मैथ्स भी देखते हैं कि वो अगर वो मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं तो ठीक है, वरना फिर मेरा क्या है कि मुझे मैथ्स खुद मैं पढ़ूंगा, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैथ्स भी पढ़ाऊंगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बोर्ड से पहले आप लोगों का बढ़िया से कंप्लीट कर दूँ। तो जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट से CuSO4 से Cu को हटा देता है और खुद आ जाता है उस जगह पे, जिंक आ जाता है। अब इसका नाम जिंक सल्फेट हो गया। कॉपर सल्फेट से क्या बन गया? जिंक सल्फेट बन गया। कॉपर को इसने क्या करा? हटा दिया। ठीक है, अब ये क्या होता है? ब्लू कलर का होता है। ये कलर कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। जैसे जैसे जिंक कॉपर सल्फेट को से रिएक्ट करके कॉपर को हटा के ZnSO4 बनाते जाता है,
ब्लू कलर गायब होने लगता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट तो कम होने लगता है, ZnSO4 बनने लगता है, तो ब्लू कलर गायब होने लगता है। तो इसको बोलते हैं नीले से क्या हो गया, हल्का नीला। नीले से क्या हो गया, हल्का नीला, मतलब कलर फेड होता जाता है। कलर क्या होता जाता है, फेड होता जाता है। तो आप ये बात लिख सकते हैं कि whenever Zn react with CuSO4, whenever Zn react with CuSO4, whenever Zn react with CuSO4, the blue color of solution faded मतलब हल्का होने लगता है, जैसे जिसको बोलते हैं रंग उड़ जाना। जैसे मान लीजिए कि आपके कलरफुल कपड़ों को कई बार धो के धूप में डाल दिया जाता है तो कलर उड़ जाता है ना, उसको फेड हो जाना बोलते हैं ना, तो कलर उड़ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसको क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। जैसे एक और रिएक्शन लेते हैं हम, Pb सॉलिड प्लस CuCl2 एक्वस। PbCl2 प्लस Cu सॉलिड, PbCl2 प्लस एक्वस। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हुआ, Pb डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम CuCl2। आप चाहे ये बात लिख सकते हैं कि Pb डिस्प्लेसेस द कॉपर फ्रॉम CuCl2। Pb ने क्या करा, कॉपर को डिस्प्लेस किया, कहां से, कॉपर क्लोराइड से। क्यूप्रिक क्लोराइड इसको बोला जाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे आपको तो कॉपर क्लोराइड से आप काम चला लेंगे, क्योंकि आपको तो एनसीईआरटी में कॉपर क्लोराइड दिया है, लेकिन मैंने आपको सही नाम बताया कि इसका नाम क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड नाम है। CuCl होता तो नाम होता क्यूप्रस क्लोराइड, और अभी क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड है, प्रिक PRIC, प्रिक क्लोराइड। ठीक है, बात समझ में। तो ये क्या हुआ, ये इसको क्या बोला गया हमने, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विच एलिमेंट कैन डिस्प्लेस अदर एलिमेंट, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा। कि सर कॉपर का एग्जांपल देकर हम लोगों को बहका तो दिए हैं आप, लेकिन हमको कुछ आइडिया ऐसा दे दीजिए ना कि ये इसको डिस्प्लेस करेगा, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, मजा आ जाए हम लोगों को। नहीं, आप सोच तो रहे होंगे कि सर कुछ ऐसा बता दीजिए जिससे कि हमको आइडिया लग जाए कि ये चीज इसको डिस्प्लेस करेगी। तो चलिए मैं आप लोगों को एक सीरीज बताता हूं, जिसमें ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से। जैसे देखिए, चलिए यहाँ तक मैंने बता दी, ये ऐसे लिख दिया। और लंबी सीरीज है, इससे भी आगे है, लेकिन आपको काम नहीं है, इतने से आपका काम चलेगा। अब देखिए मैं इसका कोडवर्ड बताता हूँ आपको याद कैसे करना है। लेकर कस्तूरबा का नाम। कस्तूरबा जी कौन थी, गांधी जी की। कस्तूरबा जी गांधी जी की क्या थी, वाइफ थी, वाइफ, माँ मत बोलो, माँ जो है वो पुतली बाई थी। क्या थे,
कस्तूरबा जी गांधी जी की क्या थी, वाइफ थी। तो लेकर कस्तूरबा का नाम, इस कोडवर्ड में कोई मीनिंग नहीं निकालना है, कोई हिंदू मुसलमान धर्म जात मत निकालिएगा इसमें, ये बहुत हम लोग पाक साफ मन से पढ़ रहे हैं, इसको वैसे ही रहने दीजिएगा। लेकर कस्तूरबा का नाम, आप बोलोगे सर कस्तूरबा गांधी का नाम इसमें कैसे ले लिया आपने, ये सब आंदोलन मत करिएगा, ठीक है। तो लेकर कस्तूरबा का नाम अल्लाह, अब जहाँ अल्लाह का नाम आ जाए, जहाँ भगवान का नाम आ जाए, तो वो चीज़ तो अपने आप ही पाक साफ हो जाती है ना भाई। अल्लाह मैंने जन्नत फेरी, लेकर कस्तूरबा का नाम अल्लाह मैंने जन्नत फेरी, लेकर कस्तूरबा का नाम अल्लाह मैंने जन्नत फेरी। अब जैसे मान लीजिए कि आपको एक चॉकलेट मिल जाए, कौन सी, कैडबरी, कैडबरी को निसंकोच, भाई नी एन आई है, एस एन संकोच है, ये क्या है, फाड़ो। कैडबरी को निसंकोच फाड़ो। हाँ क्यों आ गए। अब जैसे आपने कैडबरी को निसंकोच फाड़ा, वैसे ही आपकी छोटी बहन या छोटा भाई आ गया, तो आपने क्या बोला उससे, हाँ भैया क्यों आ गए तुम क्यों आ गए, तुमको तो कुछ मिलने वाला नहीं है। नहीं भाई, आप जैसे ही चॉकलेट वॉकलेट फाड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, तो तुरंत आपके भाई बहन या कोई जो है आ जाता है ना कि हमको भी दो, हमको भी दो, हमको बड़ा चाहिए, हमको छोटा चाहिए, हमको ये वाला चाहिए, हमको वो वाला चाहिए, है ना, होता है ना ऐसा। तो याद करने का तरीका, कोडवर्ड अगली क्लास में आप लोगों से मैं पूछूंगा, आप लोग को याद होना चाहिए। लेकर कस्तूरबा का नाम अल्लाह मैंने जन्नत फेरी, कैडबरी को निसंकोच फाड़ो, और उसके बाद क्या है, क्या है, हाँ क्यों आ गए फिर मुंह बना के। जैसे एक्चुअली क्या है, कोडवर्ड इसके आगे भी है, पर मैंने आप लोगों को इतने ही एलिमेंट बताया। तो अब क्या है यह, ये मतलब इसकी मीनिंग क्या है। अब इसमें मीनिंग ये है कि ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहीं एक पॉइंट लिखेंगे, नीचे एक पॉइंट लिखेंगे, इन गिवन सीरीज the elements above in series can displaces elements below in series from their compounds, मतलब कि एलिमेंट जो ऊपर हैं वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करते। देखो ध्यान से देखो, जिंक बार बार कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था, तो जिंक का है ऊपर, कॉपर का है नीचे, इसीलिए ना कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया था। अभी थोड़ी देर पहले हमने लेड को भी देखा था कि कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा था, तो लेड कहाँ है, ऊपर, कॉपर कहाँ है, नीचे। तो जो एलिमेंट ऊपर है वो नीचे वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। जो एलिमेंट ऊपर है वो नीचे वाले क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। बात समझ भाई। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे देखिए, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास Mg है, Mg सॉलिड प्लस ऐसे लिख देते, PbSO4 ले लेते, PbSO4, और मैंने इस रिएक्शन को ऐसे करके लिख दिया MgSO4 प्लस Pb। तो क्या ये रिएक्शन सही है,
क्या ये रिएक्शन मैंने सही लिखा है, तो आपको चेक करना होगा कि मैग्नीशियम ने किसको डिस्प्लेस किया, लेड को। इसका मतलब मैग्नीशियम सीरीज में कहाँ होना चाहिए, ऊपर या नीचे, ऊपर। मैग्नीशियम सीरीज में कहाँ होना चाहिए, ऊपर। तो आप देखिए मैग्नीशियम कहाँ है, यहाँ है, और लेड कहाँ है, यहाँ है। तो इसका मतलब है कि मैग्नीशियम लेड को डिस्प्लेस कर सकता है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन करेक्ट है, ये रिएक्शन क्या है, करेक्ट है। अब जैसे एक और रिएक्शन लिखता हूं मैं, आप जरा देखिएगा, बताइएगा मुझे कि सही है कि नहीं। मान लीजिए Pb प्लस ZnSO4 और हमने यहां पे लिख दिया PbSO4 प्लस Zn सॉलिड। अब हमने बोला कि क्या ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं, Pb जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं। तो आप देखेंगे जिंक का है, Pb का है। Pb अगर जिंक को डिस्प्लेस करना है तो Pb को कहाँ होना होगा, जिंक से ऊपर। तो देखो जिंक से ऊपर Pb है क्या, नहीं, जिंक से कहाँ है, नीचे। इसका मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। इज इनकरेक्ट, नहीं भाई, दिस रिएक्शन इज इनकरेक्ट। क्लियर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बता रहा हूं मैं आपको, एकदम जबरदस्त चीज, समझ लीजिए, मजा आएगा आपको। मतलब आप हिला के रख देंगे कि हाँ, आप कुछ भी दे दो। लेकर कस्तूरबा का नाम अल्लाह मैंने जन्नत फेरी, कैडबरी को नहीं सब कुछ फाड़ो। इतना याद रखो, लेकर कस्तूरबा का नाम अल्लाह मैंने जन्नत फेरी, कैडबरी को नहीं सब कुछ फाड़ो। एक बार बोलो, लेकर कस्तूरबा का नाम अल्लाह मैंने जन्नत फेरी, कैडबरी को नहीं सब कुछ फाड़ो। इसको याद रखना है, लेकर कस्तूरबा का नाम अल्लाह मैंने जन्नत फेरी, कैडबरी को नहीं सब कुछ फाड़ो। हाँ जी क्यों आ गए हैं, हाँ क्यों आ गए, हाँ क्यों आ गए, समझ गए। लेकर कस्तूरबा का नाम अल्लाह मैंने जन्नत फेरी, कैडबरी को नहीं सब कुछ फाड़ो, हाँ क्यों आ गए। ठीक है, मजा आया। चलिए अब बात करते हैं अगले रिएक्शन की, नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम है, डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और जबरदस्त रिएक्शन हमारे पास, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको मिटा देते हैं। और फोर्थ लिखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा व्हेन अ रिएक्शन, when a reaction takes place by exchange of ions, when a reaction takes place by exchange of ions, by exchange of ions between two reactant, between two reactant, then that type of reaction, then that type of reaction is known as double displacement reaction. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखिए Na2SO4 पानी में, BaCl2 पानी में, जब डाला हमने तो बनाया BaSO4 प्लस 2NaCl। ठीक है, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड,
इसका नाम है बेरियम सल्फेट और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट, NaCl, कॉमन सॉल्ट, कई चीजें नाम बोला जाता है। ये हमारा है सोडियम सल्फेट, ये है बेरियम, मैं लिख दूं, देखिए सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, एक बात और बता दें आपको, ये प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है, जैसे किसी सॉल्यूशन में, प्रेसिपिटेट का मतलब बिल्कुल वैसा, जैसे मैं आपको एक कॉमन लैंग्वेज में बताऊं तो दूध के ऊपर मलाई, दूध के ऊपर की मलाई, वो क्या है, प्रेसिपिटेट है। दूध के ऊपर की मलाई क्या है, प्रेसिपिटेट है। तो प्रेसिपिटेट, तो अगर जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट आपस में आपने डाला तो कुछ ऊपर आ गया, ऊपर तैर गया, कोई सॉलिड ऊपर तैर गया, कुछ प्रोडक्ट ऊपर तैर गया, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट क्या होता है, मतलब इस तरह के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, कि अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनता है तो उस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक, तो आप चाहें तो एक लाइन लिख लीजिएगा, देखिए कि when precipitate form in a reaction, then that reaction is known as precipitation reaction. अगर प्रेसिपिटेट बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमने बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या लिखवाई, बोला कि जब रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जिसमें दो रिएक्टेंट के आयन का क्या हो, एक्सचेंज हो। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए Na+ SO4 2- एक रिएक्टेंट है, और दूसरा रिएक्शन है Ba2+ और 2Cl-, ये दूसरा रिएक्टेंट है। इसका आयन ये है, मतलब Na+ का आयन, Na+ किससे जुड़ा है, SO4 से, Ba2+ किससे जुड़ा है, Cl- से। अब एक्सचेंज कैसे हुआ, ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया, तो देखो Ba मतलब एक्सचेंज क्या हुआ, Na ने अपना SO4 दिया Ba को और Ba का Cl ले लिया। Na ने, ये SO4 तो Na का था ना पहले, तो Na ने अपना SO4 दे दिया Ba को कि तुम रख लो, और Ba के पास जो Cl था वो खुद रख लिया। तो जो Na ने Ba का जो Cl लिया तो क्या बना, NaCl। कितना NaCl, 2 Na 2 Cl 2 NaCl। अब Na ने जब SO4 दिया, किसको दिया, Ba को, तो Ba और SO4 मिलके क्या बनाए, BaSO4। समझे, तो ये एक्सचेंज हुआ रिएक्शन, इसको क्या बोला जा रहा है, आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज हो रहा है, ये आयन का क्या हो रहा है, आपस में एक्सचेंज हो रहा है, आयन एक्सचेंज। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा आपको कि एक रिएक्शन इसमें और बचा हुआ, उस रिएक्शन को प्लस
नेक्स्ट क्लास में हम लोग उस रिएक्शन को भी पढ़ेंगे और जो भी टॉपिक इसमें बचा होगा उसको पढ़ेंगे, और हम लोग बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में दो चीज़ें होगी, रिमेनिंग पोर्शन जो है चैप्टर का उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, और जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है, जिस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में आता है उस टाइप के क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा यही चलने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करें, अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए। अच्छा, एक बात और बता दें आप लोग को, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपने उन सभी 10th के दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको साइंस नहीं समझ में आया है, कम समझ में आया है, उनसे शेयर करिए। ठीक है, चलिए, अच्छा, नमस्कार।